हेलो फ्रेंड्स, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग विशेष करके जावा के स्टेटमेंट की बात करेंगे। स्टेटमेंट का मतलब एक प्रोग्राम में हम जानते हैं कि इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों होते हैं। तो डेटा और डेटा टाइप का डिस्कशन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। आज हम लोग डिस्कशन करने रहे जावा स्टेटमेंट में। हम ये देखने की कोशिश करेंगे जो C++ हमने पढ़ा है, जावा उससे थोड़ा अलग है या और ठीक उसी तरह से काम करता है। तो अगर गौर से हम देखें तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए हमारा है एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के विषय में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सेम उसी तरह से काम करता है जिस तरह से C या C++ में आपने पढ़ा है। इस एक्सप्रेशन में आप या तो वेरिएबल के असाइनमेंट की बात करें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें, लॉजिकल एक्सप्रेशन की बात करें, जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं, अरिथमेटिक हो, लॉजिकल हो, ये इसी एक्सप्रेशन स्टेटमेंट के पार्ट हैं। इसमें इंक्रीमेंट की बात होगी, जैसे अगर हम लिखते हैं इंट a और फिर a=5, तो इस तरह के स्टेटमेंट इस एक्सप्रेशन स्टेटमेंट में आते हैं। a प्लस प्लस, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, इस तरह के जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सारे C++ के में जो करीब करीब आपने पढ़ा है, ठीक वही स्टेटमेंट यहाँ भी इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इसका मतलब है कि एक्सप्रेशन में बहुत अंतर नहीं है। आप अपने कोर जावा के लैंग्वेज में वो सारे स्टेटमेंट पुनः पढ़ने वाले हैं। तो चूँकि आप पढ़े हुए हैं C++ में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जावा कहाँ से अलग है, तो सबसे पहला देखिए लेवल स्टेटमेंट। लेवल स्टेटमेंट C++ में नहीं था। यहाँ पर खास करके अगर हम किसी लूप की बात करें तो यहाँ पर लेबल को आप डिसाइड कर सकते। लेवल स्टेटमेंट आपको एक आपने देखा होगा स्विच केस स्टेटमेंट। तो स्विच में केस जो है वो अलग अलग लेवल से डिफाइन करते थे। तो ये C++ में भी था, लेकिन यहाँ पर उससे भी थोड़ा एडवांस फॉर्म में अवेलेबल है ये लेबल। आप जब भी चाहें तो लूप के पहले और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बीच में लेबल डिफाइन कर सकते हैं। एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को लेबल से डिफाइन किया जा सकता है। फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, जो आगे प्रोग्राम में हम लोग डिस्कशन करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि लेवल स्टेटमेंट क्या है। और इसके बाद बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह यहाँ कंट्रोल स्टेटमेंट भी हैं। कंट्रोल में आप जानते हैं कि सबसे पहले सिलेक्शन की बात होती है, इफ़ कंडीशन, इफ़ एल्स कंडीशन एंड स्विच कंडीशन। इस स्टेटमेंट में ये एक्चुअल में सिलेक्शन क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब आप समझते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन में हमको अपना मूव चुनने की स्वतंत्रता है। हम जब चाहें तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, एक्चुअल में ये रन टाइम में डिसीजन लिया जाएगा। पहले से हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे। किसी पार्टिकुलर वेरिएबल की कोई पार्टिकुलर कंडीशन को हम टेस्ट करेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो हम पहले टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग के बाद हम मूव करेंगे कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है। और कंडीशनल स्टेटमेंट या सिलेक्शन स्टेटमेंट जो है बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आप पढ़े हैं इसको, आप जानते हैं कि विदाउट कंडीशनल स्टेटमेंट सिंपल एक्सप्रेशन स्टेटमेंट से प्रोग्राम नहीं बन सकते हैं। रियल लाइफ प्रोग्राम अगर बनानी है तो आपको कंडीशन को ध्यान रखना पड़ेगा और अलग अलग कंडीशन के आधार पर हमको मूव चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ़ एल्स या स्विच स्टेटमेंट के द्वारा उपलब्ध है। और इनके विषय में ये सेम उसी तरह से काम करते हैं जैसे C में C++ में है, यहाँ भी काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इटरेटिव स्टेटमेंट आप जानते हैं, इटरेटिव स्टेटमेंट मतलब लूप। किसी भी अगर प्रॉब्लम को या किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को अगर बार बार रिपीट करना पड़े किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, जैसे हमको फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्टोरियल तो हमेशा हम क्या करते हैं, इटरेटिव स्टेटमेंट के द्वारा निकाला जाता है, क्योंकि एक ही तरह के फंक्शन को बार बार कॉल करेंगे, वैल्यू चेंज करते रहेंगे और फाइनली हम उसको टेस्ट भी करेंगे। तो ये
इटरेटिव स्टेटमेंट, व्हाइल, डू और फॉर, ये भी तीनों लूप आप अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कहने का हमारा सीधा मतलब है कि अगर आप C++ जानते हैं तो जावा में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बदलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, आप अच्छे प्रोग्रामर हो सकते हैं, थोड़ा सावधानी की ज़रूरत है। अब जैसे कैमल केस वाली बात है, क्लास का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्लास आप चूँकि C++ में भी पढ़े होंगे, वही उसी क्लास को थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल का यहाँ टर्म आता है, वहाँ पर वेरिएबल और सीधे पॉइंटर वेरिएबल की बात करते थे, एक नए वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल का डिस्कशन होगा, तो थोड़ा बहुत एडवांसमेंट है। अदरवाइज आप व्हाइल लूप, फॉर लूप और डू व्हाइल लूप इसके विषय में जानते हैं, और इस पर थोड़ी प्रैक्टिस भी आप किए होंगे। जावा में भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो सी को एक बार फिर से रिवाइज भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। तो ऐसा नहीं है कि सी लैंग्वेज में अगर हमने कोई इटरेटिव स्टेटमेंट पढ़ा है तो यहाँ कोई बदलाव होने जा रहा है, यहाँ भी वही स्टेटमेंट रन किए जाएंगे। तो उसके बाद जंप स्टेटमेंट, आपको ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न, ये तीनों भी स्टेटमेंट कंट्रोल स्टेटमेंट में आते हैं, और इन तीनों का इस्तेमाल भी C++ के जैसा ही है, इसमें बहुत कुछ बदलाव नहीं किया जाएगा, एज इट इज़ उसका फॉर्मेट, कंडीशन सब कुछ उसी तरह से इस्तेमाल किए जाएंगे। इसका मतलब है कि ये सारे कंट्रोल स्टेटमेंट चाहे C में आप पढ़े हों, C++ में पढ़े हों या जावा में पढ़ेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। अब इसके बाद आता है सिंक्रोनाइजेशन स्टेटमेंट। सिंक्रोनाइजेशन स्टेटमेंट देखिए थोड़ा अलग है, यहाँ पर बात करना होगा कि अगर हम जावा की बात करते हैं तो हम जानते हैं यहाँ मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है। तो मल्टी थ्रेड, जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़े होंगे मल्टी प्रोसेस मैनेजमेंट, तो यहाँ थ्रेड मैनेजमेंट होगा। तो अलग अलग थ्रेड अगर एक ही प्रोग्राम में क्रिएट किए जाते हैं तो उनके बीच सिंक्रोनाइजेशन होना ज़रूरी है, अदरवाइज डेटा हैजार्ड वाली स्थिति आ जाएगी या रिजल्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसकी स्थिति को हम मैनेज करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, जो जावा में अलग तरीके से इस्तेमाल किए जाएंगे, नए कॉन्सेप्ट हैं। तो इस पर भी प्रोग्रामिंग के समय हम लोग डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद गार्डिंग स्टेटमेंट। गार्डिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है किसी खास कंडीशन से अपने प्रोग्राम को प्रोटेक्ट करना। एक्चुअल टर्म अगर हम इस्तेमाल करें तो ये प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोग्रामिंग टेक्निक। देखिए, प्रोग्राम में आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, लेकिन आपका प्रोग्राम कितना फ्लेक्सिबल है ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका प्रोग्राम को आप गार्ड किस तरह से कर रहे हैं। जैसे कंडीशन डिवाइड बाई 0, या कुछ गलत स्टेटमेंट हमने दे दिया, बियॉन्ड रेंज ओवरफ्लो का कंडीशन आ गया। तो इस तरह के कंडीशन जब यूजर अगर डेटा अप्रोप्रिएट नहीं देता है, डेटा बियॉन्ड रेंज चला जाता है, या कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी आ जाते हैं जैसे डिवाइड बाई 0, एक बहुत सिंपल सा कॉमन एग्जांपल है। किसी नंबर का डिवीजन बाई 0 अगर कर दें तो कंप्यूटर तो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो उसको हैंडल करने का प्रोविज़न अगर प्रोग्राम में नहीं है तो हमारा प्रोग्राम तो बार बार हैंग कर जाएगा। जब भी हम मशीन में रन करेंगे कोई गड़बड़ी होगी, कोई अगर वैल्यू सही से नहीं दिया जाए। अब जैसे मान लेते हैं हम एक सिंपल सा स्टेटमेंट की बात करें कि A B, और इसको हम यूजर से ले लें इनपुट A एंड B, और उसके बाद हम कोई तीसरा वेरिएबल भी ले लें C। अब यहाँ पर अगर हम लिख दें C = A/B, गलती से अगर यूजर B = 0 दे देता है तो क्या होगा, तो हमारे प्रोग्राम की क्या स्थिति होगी। आप समझ सकते हैं कि प्रोग्राम हमने लिखा था, लेकिन हमने इस प्रोग्राम को गार्ड नहीं किया, हमने ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं दिया कि अगर डिवाइड बाई 0 का कंडीशन आए तो हमारा प्रोग्राम क्या करे। तो ऐसी स्थिति में प्रोग्राम फंस जाएगा। लेकिन जावा ऐसा नहीं करता। जावा गार्बेज मैनेजमेंट का प्रोविज़न देता है, जावा प्रोटेक्शन का प्रोविज़न देता है कि आप अगर प्रोग्राम में कोई यूजर के लेवल पर, प्रोग्रामर के लेवल पर गड़बड़ी होती है, कोई एरर जनरेट होता है, तो जो जितने भी कॉमन एरर हैं जो ऐसी जिसकी एराइज होने की संभावना होती है, उन सारे एरर को बड़े आराम से जावा हैंडल कर सकता है और
सारे स्टेटमेंट गार्डिंग स्टेटमेंट के तहत आए, जिसमें ट्राई, कैच ये स्टेटमेंट है, तो इनके विषय में भी डिस्कस किया जाएगा। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जावा में वो सारे स्टेटमेंट यूज किए जाएंगे जो सी के प्रोग्रामिंग में थे। हाँ, लॉजिक थोड़ा सा बदल सकता है, और ख़ास करके लेबल सिंक्रोनाइजेशन गार्डियन स्टेटमेंट जो हैं ये नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं जावा में, ताकि हमारा प्रोग्राम ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, ज़्यादा पावरफुल हो, ज़्यादा रियलिस्टिक हो, और रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को हैंडल करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो इस बात को ध्यान में रख करके जावा की प्रोग्रामिंग बनाई जाती है। और जावा के ये सारे पावरफुल फीचर हैं जिसके कारण जावा रोबस्ट लैंग्वेज माना गया है आज के डेट में, और ऑलमोस्ट एवरीवेयर जावा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अलग बात है कि आज के डेट में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा और एडवांस पाइथन की बात हो रही है, बिग डेटा मैनेजमेंट का बात है, तो वहाँ पर पाइथन का ही इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन जावा भी सो पावरफुल है, हर तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है। और इसलिए इतने पावरफुल लैंग्वेज को समझने के लिए, इस पर काम करने के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। बुक से भी पढ़ने की आप कोशिश करेंगे, वीडियो लेक्चर को देखेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब अगले लेक्चर से हम लोग छोटे मोटे प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे, ताकि इस तरह के स्टेटमेंट के लॉजिक को समझा जा सके और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।